हाय। देखो हम आज बात करेंगे अपनी जो यूनिट है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, उसका लास्ट पार्ट समझो। एक तरह से इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये क्वेश्चन ये जो मैंने आज पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पर से क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसको कोटा यूनिवर्सिटी का अपना जो सिलेबस है, एक बार आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, उन पेपर्स में आप देखोगे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है एल्किल हैलाइडों की एलिल विनाइल और एरिल हैलाइडों की सापेक्ष क्रियाशीलता क्या हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। ऐसा नहीं अपन ने सबको एक एक बार सब जगह देख लिया, एलिल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, विनाइल क्या होता है, एरिल हैलाइड क्या होता है, सब कुछ देख लिया। बस एक साथ अपन इनको पढ़ रहे हैं। आज आराम से समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक एक बात को ध्यान से सुनना मेरी। मैं बात करता हूं कि एल्किल हैलाइड कि किस किस के सापेक्ष अपन इसकी रिएक्टिविटी देख रहे हैं, और ये बोला जाता है नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बीच क्रियाशीलता देखी जा रही है। किस किस की क्रियाशीलता देख रहे हैं, एल्किल हैलाइडों की एलिल विनाइल और एरिल हैलाइडों के सापेक्ष क्रियाशीलता की बात करेंगे अपन। अब इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, जितने भी हैलाइड मैंने लिखे हैं यहाँ पर, सब में कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है। सबके अंदर क्या होता है, CH बॉन्ड होता है, कार्बन हेलोजन बंध होता है सब एल्किल हैलाइड। परंतु सबकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है, और उस स्ट्रक्चर के आधार पर इस बंध के टूटने की जो प्रवृत्ति है, नेचर, वो भी अलग अलग होगी। और जैसे ही बंध टूटने की नेचर अलग अलग होगी तो अपन बोलेंगे नाभिक स्नायु के प्रति रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी अलग अलग हो जाएगी। अपन बोलते हैं कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर ये जितना जल्दी रिप्लेस हो जाए नाभिक स्नायु से, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ये बोला जाता है ना। तो हम सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी की। अब एल्किल हैलाइडों की जो रिएक्टिविटी है उसकी बात करते हैं। आप लोगों ने पढ़ी SN1 और SN2 अभिक्रिया। मैं लिखता हूं एल्किल हैलाइड्स, और जो एल्किल हैलाइड्स है उसकी रेट आपको अच्छे से बता रिएक्टिविटी ऑर्डर। मैं बोल रहा हूं एल्किल हैलाइड्स SN1 अभिक्रिया को SN2 लिखते हैं, SN1 और SN2। हम बात करते हैं एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रियाओं की। तो ये बोला जाता है एल्किल हैलाइडों में SN1 अभिक्रिया रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। वो क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मेथल। टर्शरी एल्किल हैलाइड्स की बात करते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। फिर इसके बाद मैंने बोला 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, उसके बाद 1 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, और फिर अपन बोलते हैं सबसे लास्ट में मेथिल एल्किल। रेट ऑफ रिएक्शन की बात की मैंने, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने लिखा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मेथिल हैलाइड। ऐसा क्यों होता है? तो ये बोला जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, SN1 अभिक्रियाओं की बात कर लें। SN1 अभिक्रियाओं का जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटता है, और क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। और अपन बोलते हैं SN1 अभिक्रियाओं की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं एल्किल हैलाइडों की 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होती है। क्यों होता है? तो अपन सीधी सी बात बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बन हेलोजन बंध है, इसके टूटने के बाद इनसे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। और जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ना, वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इनसे टूटने के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनेंगे, कार्बोकेटाइनों का जो स्थायित्व का क्रम है वो भी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री का स्थायित्व का क्रम होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे बाद में बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटाइन। इसलिए अपन बोलते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। एक बात और बता दूं, ऐसा क्यों होता है, ये वाला जो बॉन्ड है ना आसानी से टूट जाता है, क्योंकि अपन को पता है ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन और हेलोजन के बीच बनने वाला बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। वीक का मतलब इनके कंपैरिजन, अपन कंपैरिजन करेंगे उसके बाद पता चलेगा। ये बोला जाता है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा होता है, बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। तो अपन को पता है कि यहाँ पर sp3 कार्बन और sp3 कार्बन में परसेंटेज s कैरेक्टर कितना पाया जाता है, 25। ये बोला जाता है परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बोलते हैं कि बॉन्ड आराम से हो जाएगा, और इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड और मेथिल हैलाइड। एक बार फिर सुन लो, ये ऑर्डर कैसे है कि यहां से ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH बॉन्ड ब्रेक करने के बाद में इनमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी का कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसलिए एल्किल हैलाइडों की SN1 अभिक्रियाओं के प्रति
रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और उसके बाद में बोला मैं। ठीक है, अब बात करते हैं SN2 क्रियाओं के ऊपर 3 का ऑर्डर क्या होगा, तो वो भी आप लोगों को पता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, देखो क्योंकि अपन देखते हैं ना कि जो इंटरमीडिएट है ना उसकी बात करते हैं कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो हमारा प्रोडक्ट भी स्टेबल बनता है। तो यहाँ पर अपन बोलते हैं कि SN2 क्रियाओं के ऊपर इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सीधी सी बात आप लोग लिखते हो CH3X उल्टा लिख देते हो, उसके बाद में आप लिखोगे 1 डिग्री, उसके बाद आप लिखते हो 2 डिग्री, उसके बाद सबसे बाद में लिखते हो 3 डिग्री। तो ऐसा क्यों, क्या हुआ भाई, तो अपन देखते हैं जो SN2 अभिक्रियाएं हैं ना वाया ट्रांजिशन स्टेट होती है, किसके, संक्रमण अवस्था के माध्यम से होती है, और उसकी जो संक्रमण अवस्था होती है उसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्थायित्व, ये बोला जाता है कि यहाँ पर एक स्टेप में रिएक्शन होती है और एक स्टेप में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन के बीच में ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, तो अपन बोलते थे वहां पर कि जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप आएगा ट्रांजिशन स्टेट के अंदर उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आने के अंदर उसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम का मतलब ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी ना उसमें क्या है, जैसे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें, 2 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री की बात करें, तो यहाँ पर क्या एक एल्किल ग्रुप है ओनली। इस एल्किल ग्रुप की जब बात करते हैं अपन ट्रांजिशन स्टेट में, तो ट्रांजिशन स्टेट में बल्कि ग्रुप या स्टेरिक हिंड्रेंस जहां ज्यादा होता है ना उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर इधर से चले मेथल से 3 डिग्री की तरफ, तो स्टेरिक हिंड्रेंस इधर की साइड ज्यादा, तो अपन बोलेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस इधर की साइड ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ट्रांजिशन स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ पर एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले अपन लेते हैं मेथिल, फिर उसके बाद में लेते हैं 1 डिग्री, फिर उसके बाद में लेते हैं 2 डिग्री, और उसके बाद लेते हैं 3 डिग्री, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट स्थायित्व का क्रम बोल सकते हैं, स्थायित्व का क्रम बोल सकते हैं अपन, वो ऐसा ही होता है। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, आगे मैं बात कर लिख के बता देता हूँ ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कुछ ऐसी बनती है कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप आएगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट मैंने बताया कई बार कि संक्रमण अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें बनने वाला बंध न तो पूरी तरह से टूटा होता है और न टूटने वाले बंध पूरी तरह से टूटे होते हैं। इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था है इसकी। CH3X और न्यूक्लियोफाइल, इसमें अब देखो जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप स्टेबिलिटी उतनी कम, तो ये बोला जाता है कि न्यूक्लियोफाइल में दिक्कत आई है भाई, ये लो। तो यहाँ पर अपन ने बोल दिया कि यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इधर से चलेगा, तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी ना उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा बनने वाले प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेथिल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन का क्रम हो गया CH3X 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किसके प्रति, SN2 क्रिया, हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम। SN2 रिएक्शंस के लिए क्या हो गया, मेथिल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बात होगी SN1 और SN2 के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके आगे। एल्किल हैलाइड को अपन ने पहले भी पढ़ा है, आराम से समझ में आ जाता है एल्किल हैलाइड क्या होता है। हम बात करेंगे विनाइल और एरिल हैलाइड, इसकी विनाइल और एरिल हैलाइड। विनाइल और एरिल हैलाइडों में ये बोला जाता है SN1 व SN2 अभिक्रियाएं नहीं होती है, वह SN1 व SN2 अभिक्रियाएं नहीं देते। इसके क्या रीजन हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड SN1 व SN2 अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते। ठीक है, बात करता हूं विनाइल व एरिल हैलाइड।
आप लोगों को ये तो पता ना विनाइल हैलाइड क्या होता है और एरिल हैलाइड क्या होता है, ऐसा आपको कोई, तो उसके लिए मैं बता दूं एरिल हैलाइड किसको बोलते हैं और विनाइल किसको बोलते हैं। अपना ये वाला जो हैलाइड है इसको तो अपन बोल रहे हैं विनाइल हैलाइड, और इसको बोल रहे हैं एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड। और मैंने बोला विनाइल व एरिल हैलाइड SN1 व SN2 अभिक्रियाएं नहीं देते, SN1 व SN2 अभिक्रियाएं नहीं देते। इसके क्या रीजन है वो आपको देख रहे हैं, तो इसका कुछ रीजन देख लेते हैं भाई, सीधे सीधे रीजन तो आपको सबको आते हैं, बस मैं तो बता रहा हूं आपको। अब देखो यहाँ पर ये क्या है विनाइल हैलाइड और ये है एरिल हैलाइड। अब इन दोनों के अंदर आप देख रहे होंगे SN1 अभिक्रियाओं की बात करता हूं कि ये SN1 अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते, SN1 अभिक्रियाएं क्यों नहीं देते। SN1 अभिक्रिया में ये बोला जाता है कि यहाँ पर जब बॉन्ड टूटता है फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनता है, केटाइन बनता है। तो यहाँ पर भी केटाइन बनेगा, क्या बनेगा, केटाइन। ये बोला जाता है कि जो विनाइल हैलाइड होता है जब SN1 अभिक्रिया करवाते हैं अपन, SN1 करवाते हैं तो इससे बनने वाला विनाइल केटाइन मोस्ट अनस्टेबल होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है। इसी प्रकार से यहां पर जो बनेगा कौन सा एरिल केटाइन, उसका भी स्थायित्व बहुत कम होता है। ये बोला जाता है इनका स्थायित्व प्राथमिक कार्बोकेटाइन से भी कम होता है, तो ये बोला जाता है ये अभिक्रियाएं नहीं होती विनाइल केटाइन, और ये हो गया अपना एरिल केटाइन। और दोनों के दोनों क्या होते हैं मोस्ट अनस्टेबल, अत्यधिक अस्थायी होते हैं। ये क्या होते हैं मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, इसकी वजह से ये रिएक्शन नहीं होती, अत्यधिक अस्थायी होते हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पे रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अपन को पता SN1 की फर्स्ट स्टेप पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर भी कार्बोकेटाइन जब बनाते हैं तो यहां तो बनता है जो यहाँ जो केटाइन बनता है वो बनता है विनाइल केटाइन, और यहाँ बनता है एरिल केटाइन इस बंध को टूटने के बाद में। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों मोस्ट अनस्टेबल होते हैं, और मोस्ट अनस्टेबल होंगे तो भाई रिएक्शन कहां से होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, बॉन्ड भी नहीं टूटेगा। और इसका एक रीजन हो रहा है क्यों नहीं होती, उसके बाद में क्यों नहीं होती रिएक्शन। तो ये देखो इधर आप कि दोनों के दोनों जो बॉन्ड रहेंगे CH2, आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है थोड़ा बहुत, अच्छे से पढ़ा है, थोड़ा बहुत बहुत पढ़ा है। तो यहां पर देखो क्या होता है, ये X है और अपन को पता है ये जो X है ना इसके पास क्या है लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस कर लेगा। सेकंड रीजन में बता रहा हूं आपको, और रेजोनेंस करके इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा ये। तो यहां पर क्या हुआ, ये जो वाला एक बॉन्ड है ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते तो बॉन्ड तोड़ने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड था पहले सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड की बात कर रहे थे अपन, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था और जो डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो रिएक्टिविटी कहां से होगी इसकी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपन बोलते हैं एक रीजन ये हुआ कि इससे रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस के बाद में यहाँ पर इन दोनों बंधों के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन बंध के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, द्विव बंध के गुण आ जाते हैं, इसलिए ये बंध आसानी से नहीं टूट पाता। ओके, इसी प्रकार से यहाँ होता है, यहाँ पर भी सही होता है, यहाँ भी रेजोनेंस मिलेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद गए, कूदने के बाद वहीं रेजोनेंस चालू, और जब रेजोनेंस चालू तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऐसे चलती रहती है आगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते ही क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी, और क्या होगा, ठीक है। तो अपने देखा पहला रीजन, दोनों से बनने वाले जो केटाइन होते हैं वो अत्यधिक अस्थायी होते हैं, एरिल केटाइन और विनाइल केटाइन। जब और यहाँ पर एक रीजन और देख लिया अपन ने, SN1 के बारे में बात करते हैं, SN2 के बारे में अब बात करेंगे कि यहाँ पर रेजोनेंस मिलता है, और रेजोनेंस पाए जाने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बंध में द्विबंध के गुण आ जाते हैं, और द्विबंध के गुण आ जाते हैं, इसकी वजह से बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाता, और जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। ओके, ये बात कर ली अपन ने SN1 के लिए। अब मैं बात करूं SN2 भी क्रिया, ऐसा क्या भाई SN2 नहीं देते, SN2 देते SN1 नहीं देते, तो बोलता है SN2 भी नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देते, देखो SN2 क्यों नहीं देता, SN2 में क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो प्रत्येक होता है न्यूक्लियोफाइल का, तो ये बोला जाता है कि इसमें
जब अटैक करवाते हैं ना अपन, क्या करवाते हैं, अटैक, बैक साइड अटैक होता है ना नाभिक स्नेही का, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना इसमें बैक साइड दोनों में, तो एक चीज देखो आप, बैक साइड अटैक करेगा ऐसे, तो यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, इसको रिपेल करती है, इसको न्यूक्लियोफाइल को, नाभिक स्नेही को, न्यूक्लियोफाइल को, जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व है या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ ही नहीं पाता, तो यहां पर ये अटैक नहीं हो पाता। वैसे का वैसे यहां पे ये है, बैक साइड अटैक कराओगे आप, और बैक साइड अटैक कराओगे तो यहां पर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से रिएक्शन को नहीं होने देता, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता, इसलिए हम बोलते हैं ये SN2 अभिक्रियाएं भी नहीं देते। तो मैंने बोला विनाइल और एरियल हैलाइड दोनों के दोनों SN1 को SN2 अभिक्रियाएं नहीं देते। क्यों नहीं देते, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। SN2 क्यों नहीं दे रहा कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करता है तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, किसका, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, वो जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की अपन बात करते थे, यहाँ पर SN रहता है ना दोनों जगह, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल इसको रिपेल करता है, और रिपेल करता है तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता, इसलिए अपन बोलते हैं SN2 अभिक्रियाएं भी नहीं होती है। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, विनाइल हैलाइड हो गया, एरियल हैलाइड, एरियल हैलाइड इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये बोला जाता है एरियल हैलाइड का ना, उसकी रिएक्टिविटी एल्किल हैलाइड से भी ज्यादा होती है। ऐसा क्या होता है भाई, ये ज्यादा हो गई, तो देखो एरियल हैलाइड की बात कर रहे हैं, ये एरियल हैलाइड है, और खूब पढ़ा नहीं नंबर फर्स्ट में मैंने खूब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, ये एरियल हैलाइड रेजोनेंस के द्वारा खूब स्टेबल किया ना इसको, तो एरियल हैलाइड की बात कर रहे हैं, ये एरियल हैलाइड CH2CH2Cl या X लगा देते हैं, ये एरियल हैलाइड। तो मैंने क्या बोला, ये SN1 अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बीच के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। उसका रीजन क्या है, तो पहला रीजन देखो, सबसे पहले इस बॉन्डिंग को तोड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकते हैं, रेजोनेंस हो सकता है, परंतु पहली बात क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं, और बॉन्ड को तोड़ने पर क्या होता है, देखो इधर, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड, तो एक कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और उस कार्बोकेटाइन को बोलते हैं अपन एलिल कार्बोकेटाइन, और ये बोला जाता है एलिल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन एल्किल हैलाइड्स या एल्किल कार्बोकेटाइन्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें क्या मिलता है, रेजोनेंस। वहां पर क्या मिलता है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे, हाइड्रोकॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, परंतु यहाँ पर मिलता है रेजोनेंस। और हमको पता है कि जहां अनुनाद पाया जाता है ना, क्या मिलता है, अनुनाद, तो अनुनाद से बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो अत्यधिक स्थायी होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस मिलेगा, और रेजोनेंस मिलेगा इस बंद के इलेक्ट्रॉन स्थायी, ये अत्यधिक स्थायी कार्बोकेटाइन हो गया, आई हो जाता है इसके द्वारा, रेजोनेंस के द्वारा, और अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो अपन बोल सकते हैं एरियल हैलाइड, सॉरी एरियल थोड़ी होता है, एरियल होता है, एरियल हैलाइड की बात कर रहे हैं, तो एरियल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपन बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड होते से ज्यादा क्रियाशील है। अब लास्ट में देखते हैं ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। इसी प्रकार से एक नाम और सुना होगा आप लोगों ने, बेंजीन, क्या, बेंजीन कार्बोकेटाइन, वो भी ज्यादा स्थायी होता है, और वो किससे ज्यादा स्थायी होता है, इससे भी ज्यादा स्थायी होता है। देखो बेंजीन कार्बोकेटाइन क्या होता है, ये होता है ना, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में बेंजीन कार्बोकेटाइन बनाएंगे, और अपन को पता है बेंजीन कार्बोकेटाइन में तो क्या मिलती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चलती है ना तुम्हारी, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल बात करें रिएक्टिविटी की, ये बेंजीन कार्बोकेटाइन होता है,
और अपन सीधी सीधी बात बोल रहे हैं कि जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होता है ना उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा बता देंगे। बेंजीन कार्बोकेटाइन में इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलती है, अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है इसमें भी। और ये बोला जाता है जिस रिंग के अंदर या जिस कंपाउंड में जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, आगे तक चलेगा 5 जो अनुनादी संरचनाएं हो जाती है, इसमें 2 पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी की बात कर ले, सबको मिला के रिएक्टिविटी की बात कर ले अपन कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रियाओं के प्रति। तो अपन बोलेंगे जिस कंपाउंड के अंदर या जिस जिस हैलाइड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटाइन का ज्यादा हुआ उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख के बता देता हूं आप लोगों को। इसकी ये वाला है ना, इसकी जिससे प्रॉब्लम्स नहीं आए आगे कभी। देखो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, ये बेंजीन कार्बोकेटाइन बना, बेंजीन कार्बोकेटाइन, और बेंजीन कार्बोकेटाइन में बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो इधर जैसे बंदे के इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें 5 अनुनादी संरचनाएं मिली। तो जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं मिलती है ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। तो अब मैं बात करूंगा ओवरऑल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बीच क्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो यहाँ पर अपन ने देख ली कि सबसे ज्यादा यहाँ पर रिएक्टिव कौन है, तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा यहाँ पर बेंजीन, फिर उसके बाद एलिल, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, एल्किल हैलाइड होगी। क्योंकि क्या जो ये पढ़ा अपन ने विनाइल और एरिल हैलाइड, तो नाभिक स्नेही के प्रति क्या होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अपन बोलते हैं अभिक्रिया ही नहीं देते थे, इनको सबसे लास्ट में लिखेंगे ना। तो सबके लिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना अभिक्रियाओं की अगर क्रियाशीलता के क्रम की बात करूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न हैलाइडों की क्रियाशीलता का, विभिन्न हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, की क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार। क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग सब देखना है इसको, पूरे वीडियो को देखना एक बार। देखो सबसे ज्यादा स्टेबल अपन बोल रहे हैं बेंजीन कार्बोकेटाइन होता है, तो बेंजीन हैलाइड, उसके बाद एरिल हैलाइड। वही याद करो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा ही हो रहा था, यूनिट नंबर फर्स्ट बेंजीन, फिर एरिल, इससे पहले भी प्रोफाइलिंग कार्बोकेटाइन की बात की थी अपन ने। उसके बाद में आएगा एल्किल, और एल्किल का आप लोग अच्छे से जानते हो, एल्किल हैलाइड। उसके बाद हम लिख सकते हैं एल्किल हो गया, उसके बाद क्या लिखे हैं, क्या बचा, विनाइल लिख सकते हो आप लोग, और इनका तो लगभग बराबर ही होता है। एरिल हैलाइड, ठीक है, ये क्रियाशीलता होता है। तो ठीक है गाइस, एक बार इस वीडियो को देखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर। आप लोग पेपर उठा के देखना, उन पेपर्स के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कहीं बार। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यूनिट नंबर 5 इसके 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट का मैक्सिमम पार्ट मैंने करवा दिया था, SN1 SN2 E1 E2 रिएक्शंस वगैरह। जो सेकंड पार्ट बचा था एरिल हैलाइड,
जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैंने वो करवा दिया है। फिर भी मैं देखूंगा जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि अभी बीएससी वालों के भी एग्जाम नहीं हुए, तो 5-10 नंबर अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है। और ऑर्गेनिक अच्छे से आनी चाहिए ना, और मेरे को लग नहीं रहा है ज्यादा टफ है। और बीएड वालों के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा, अभी मौका है हमारे पास, तो पूरा चैप्टर पढ़ना। इसके अलावा जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा इस यूनिट के अंदर या पूरी ऑर्गेनिक के अंदर, तो आप लोग मुझे बता सकते हो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो कि जो भी टॉपिक समझ में आया उसको अपन दोबारा आराम से समझ सकते हैं। इसलिए जो भी रेस्पॉन्स हो आपका मुझे दो, जिससे मुझे पता चले कि हाँ देख रहे हो आपके समझ में आ रहा है। मैं एक बार कोशिश करूंगा जो भी मैंने बताया वीडियो के लास्ट के अंदर इनके जो नोट्स हैं वो डालने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में इसके नोट्स भी मिल जाएंगे जहाँ तक है।